नमस्कार मित्रों, पूर्व की कक्षा में हमारी आपकी जो मुलाकात हुई और उत्तर वैदिक काल पे हमारा अध्ययन जो सुनियोजित तौर पर चलना प्रारंभ हुआ, उसी की कड़ियों को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पूर्व में ही हमारे आपके बीच की जो वार्ता हुई थी उसमें यह कह दिया गया था कि ऋग्वेद के काल की व्यवस्थाओं के पैटर्न पर ही उत्तर वेद के उन्हीं पक्षों का हम भी अध्ययन करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक गया, इस पर एक सार्थक चर्चा हम लोगों के बीच में हुई। और उसके बाद जब आर्यों के विस्तार को हमने देख लिया, हमें अब यह मालूम हो चुका है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है। वह पूर्व में सदानीरा नदी के तट तक से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में वह विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं तक जा पहुंची। और एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि अब इनका सेंटर भी बदल गया था, केंद्र। जो ऋग्वेद के काल में हमने देखा कि उनकी केंद्रीभूत व्यवस्था जो थी वह सप्तसिंधु क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर वैदिक काल में अब मध्य देश केंद्रीय व्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे कहने का आशय यह है कि जब हम पूर्व के पक्षों के हिसाब से ही अब अगले पक्षों पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहला पक्ष आता है हमारे सामने कि उत्तर वैदिक काल में पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, राजनैतिक स्थिति उस काल की कैसी रही। तो उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति को हम देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति क्या रही। तो उत्तर वैदिक काल का ड्यूरेशन हम जान ही रहे हैं कि ड्यूरेशन उसका क्या था। ये 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच क्या कुछ राजनीतिक उठापटक हो रही थी, क्या कुछ राजनीतिक बदलाव आया, उसी को हमें जानना है। तो कहने का आशय यह है कि पहले तो जब इस शीर्षक की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, तभी हमारे मन की जिज्ञासाओं ने, मन से उद्भूत होने वाले प्रश्नों ने एक विषय रखा था कि आखिर एक ही लोगों की संस्कृति दो हिस्सों में क्यों बटी। तो उस समय एक समीक्षा के अंतर्गत हमने पाया था कि जब एक समय एक ही विचारधारा के लोगों की जो एक संस्कृति प्रारंभ हुई थी और एक समय आकर बड़े बदलाव के साथ में आगे बढ़ी, तो जहाँ से बदलाव शुरू हुआ वहीं हमने देखा कि विंटरनित्य महोदय ने एक विभाजन रेखा खींच के उसको दो हिस्सों में बांट दिया था। तो उत्तर वैदिक काल का विभाजित होना, ऋग्वेद से अलग होना बहुत कुछ दर्शाता है। जो कुछ भी पक्ष वह दे पाता है उसमें एक पक्ष उसका राजनीतिक भी रहा है। तो राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव आया ऋग्वेद काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव आया, इस विषय को हमें जानना है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल
की ही भांति जो राजनीतिक सिस्टम चल रहा था उसमें एकाएक एक बदलाव आता है, और वह बदलाव जो था एक विशेष प्रकार के बदलाव थे। और उन बदलावों में क्या बदलाव था कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में छोटे छोटे जन हुआ करते थे जो लोगों पर आधारित थे, जनों पर आधारित थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि अब ये छोटे छोटे जन आपस में मिलकर, आपस में मिलने के बाद वो जनपदों का रूप ले रहे थे। एक बड़ा बदलाव यह आया कि छोटे छोटे जनों की संख्याएं घटने लगी और अब वो काफ़ी फैलाव लिए हुए जनपदों के रूप में दिखाई देने लगे। तो पहले इस बदलाव के साथ हम यह देखते हैं कि जब राजनीतिक जीवन में जब पहला बदलाव आता है तो वहाँ पूर्व वैदिक काल में राजा जो जन या कबीले का मुखिया होता था वह लोगों तक ही सीमित था। अब वह राजा लोगों तक ही सीमित न रहकर अब क्षेत्र और भूमि का राजा माना गया, क्योंकि जो फैलाव हुआ, जो विस्तार हुआ, जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए और अस्थायित्व का जीवन बदल गया और लोगों के जीवन में स्थायित्व आ गया। तो जीवन में स्थायित्व के आने से लोग रुके और उस रुकने का प्रतिफल यह हुआ कि लोग भूमि पर मालिकाना हक अपना प्रस्तुत करने लगे। और इसी हक में हम देखते हैं कि अब उत्तर वैदिक काल का राजा कबीले का राजा नहीं रह गया, वह लोगों का राजा नहीं रह गया, बल्कि वह अब क्षेत्र और भूमि का भी शासक हो चुका था। तो उत्तर वैदिक काल में यह दूसरा बदलाव हम देखते हैं। पहला बदलाव हमें जो दिखाई दिया वह छोटे छोटे जनों के रूप में मिला हमें, जो एक दूसरे में मर्ज हुए और बड़े बड़े जनपदों का रूप लेने लगे। दूसरा बदलाव, राजा अब कबीले का राजा या लोगों का शासक नहीं रह गया, बल्कि वह क्षेत्र और भूमि का भी शासक हो गया, भूमि का भी स्वामित्व उसके अंतर्गत आ गया। राजा का पद इस काल में और स्थायी हुआ, और राजा का पद जब स्थायित्व का स्वरूप लेता है तो कुछ अपवादों को छोड़कर, राजा के पद में कुछ अपवादों को छोड़कर हम क्या देखते हैं कि राजा अब वंशानुगत होने लगा। अब उसके निर्वाचन की प्रक्रियाएं यहाँ से खत्म हो गई, क्योंकि वैदिक साहित्य के पूर्व वैदिक साहित्य के साक्ष्यों से पता चलता है कि राजा का प्रारंभ में चुनाव होता था, परंतु इस समय आते आते हम क्या देखते हैं कि राजा का पद अब वंशानुगत हो गया था। अब राजा के परिवार से ही, राजा का पुत्र ही आने वाला भविष्य का राजा होता था। तो राजा के पद के स्थायित्व के साथ एक नवीन बदलाव हमें यह दिखाई देता है। इसके साथ ही हम एक नवीन थ्योरी भी हमें आती हुई मिलती है, और वह थ्योरी, वह सिद्धांत है दैवी सिद्धांत। राजा की नियुक्ति को लेकर दैवी सिद्धांत की भी परिकल्पना आती है। वह कथा जिसमें देवदानों की कथा, जहाँ देव हारते हैं दानव पराजित होते हैं, उस कथा के सेंस से, उस कथा के निष्कर्ष से यह प्रमाणित हो जाता है कि दैवी सिद्धांत भी राजा के राजत्व के रूप में अब स्थापित हो रहा था। तो राजा के राजत्व में स्थापित दैव सिद्धांत भी कारगर था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें तमाम आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। इन्हीं आमूलचूल परिवर्तनों में हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था भी पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित और पद्धतिबद्ध आ रही थी, वो स्वरूप ले चुकी थी। और इस प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही राज्य संचालन के लिए एक नवीन परिवर्तन हम क्या देखते हैं कि अब राज्य संचालन के लिए उत्तर वैदिक काल में नियमित कर
निर्धारित कर दिए गए। जबकि ऋग्वेद के काल में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में राजा को सिर्फ एक टैक्स बलि के रूप में मिलता था और वह भी स्वेच्छया था। जनता की मर्जी हो, उसकी इच्छा हो तो वह राजा को ले जाके दे दे, भेंट स्वरूप दे दे, परंतु उस पर कोई कंपलसरी टैक्स वह नहीं था, अनिवार्यता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में हमको यह दिखाई देता है कि वह टैक्स अब नियमित हो गया, वो कंपलसरी टैक्स हो गया। तो कंपलसरी टैक्सों की भी परंपरा हमको उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देती है। और टैक्स के इस निर्धारण से ही राज्य संचालन का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। तो इस तरह से एक नवीन बदलाव हमें यहाँ नियमित कर के रूप में दिखाई देता है। आर्यों द्वारा नए नए प्रदेशों को जीता जा रहा था। इसी युग में उत्तर वैदिक काल में ही हम एक और कारण पाते हैं कि आर्यों के द्वारा नए नए प्रदेशों को जीतने की लालसा ललक अब उमड़ रही थी। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में लौह धातु ने प्रवेश कर लिया था और लौह धातु के प्रवेश से युद्धास्त्रों का भी विशेष उपयोग होने लगा था। और उस उपयोग के चलते अब क्षेत्र विस्तार की लालसा लोगों में बढ़ रही थी। और इस क्षेत्र विस्तार ने राजनीतिक स्थिति को और भी दृढ़ और मजबूती प्रदान करना शुरू कर दी। तो राज्य के आर्यों द्वारा नए नए प्रदेशों को जीतकर नए राज्यों को स्थापित किया जा रहा था। जैसे हम देखते हैं कि कुरु जनपद जो आगे बढ़ रहा था, अपना विस्तार कर रहा था, तो कुरु जनपद को हम क्या देखते हैं कि कुरु जनपद प्रवाहन जाबाल के समय में वह कुरु जनपद जो एक निश्चित एरिया तक ही बसा था, वह विस्तार कर रहा था। वैसे ही कुरु के साथ हम पांचाल को भी देखते हैं। पांचाल में हम क्या देखते हैं, जिसका समीकरण हम आज बदायूं, फर्रुखाबाद और बरेली के क्षेत्र से जोड़ते हैं, उसको समीकृत करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ उत्तर वैदिक काल में प्रवाहन जाबाल शासन कर रहे थे और उनके काल में पांचाल जनपद विस्तार करते हुए वरुणा और अस्सी के क्षेत्रों तक आ गया था। और वहाँ उसका परिणाम क्या हुआ कि एक नवीन राज्य स्थापित हुआ जो काशी के नाम से जाना गया और आगे चलकर उस काशी का प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु हुआ। तो राज्य विस्तार की परिकल्पना इस युग में हमको राजनीतिक स्थिति के बदलाव का संकेत देती है, जैसा कि पूर्व वैदिक काल में हमें नहीं दिखाई देता है। तो राजनीतिक बदलाव, साम्राज्य विस्तार की लालसाएं इस युग में भरपूर चल रही थी। साथ ही साम्राज्यवादी विस्तार की लिप्सा अर्थात उस युग के शासकों में एक होड़ लगी थी और वो अपने अपने राज्यों का विस्तार कर रहे थे। और उस राज्य विस्तार की श्रृंखला में छोटे छोटे जनपदों का अस्तित्व समाप्त हो रहा था। जो ऋग्वेद के काल में जो जन थे, उनका अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था उत्तर वैदिक काल में, और उनकी संख्याएं घट रही थी और वे सभी मिलकर जनपदों का रूप ले रहे थे। तो इस तरह से एक नवीन कारण हमें और मिलता है, एक महत्वपूर्ण कारण मिलता है कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण कारण है ये कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाएं थी, चूँकि ऋग्वेद के काल में हमको 4 राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है। उनमें विदत, समिति, सभा, गण या परिषद, इन 4 संस्थाओं में जो राजनीतिक संस्थाएं थी, इनमें से हम विदत और गण या परिषद का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं पाते हैं। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं का पतन हुआ और इस तरह से राजनीतिक संस्थाओं के पतन
के फलस्वरूप एक नवीन चीज़ दिखाई देती है, और वह क्या है कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति और उत्तर बढ़ी। राजा के ऊपर राजनीतिक संस्थाओं का अब उतना दबाव नहीं रह गया था जितना कि पूर्व वैदिक काल में था। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे तमाम आमूलचूल परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं जो ऋग्वेद की तुलना में उत्तर वैदिक काल में परिलक्षित होते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को यदि हम एक सटीक तरीके से जानना चाहें तो हमको उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को उनकी सीमा मानकर उन्हें समीकृत करना होगा। हमें समझना होगा कि हमारे अध्ययन की पूर्णता किन किन बिंदुओं को छू लेने से होगी। तो ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या थी। जो चेंजेस आए पूर्व काल की अपेक्षा, उस पर हमने चर्चा की ही कि सबसे बड़ा फैक्ट क्या था कि ऋग्वेद के काल में जो छोटे छोटे जन थे, वे जन अब उत्तर वैदिक काल में आपस में मर्ज होने लगे, और मर्ज होकर वो अब जन न कहलाकर वे जनपद कहे गए। एक बड़ा फैक्ट था। दूसरा बड़ा फैक्ट था कि राजा अब जन या लोगों का शासक नहीं था, जैसा कि ऋग्वेद के काल में था। वह लोगों का शासक था, अपने जन का मुखिया था, और उससे भूमि से कोई लेना देना नहीं था। परंतु इस काल में आकर राजा भूमि का स्वामी हो जाता है, भौगोलिक क्षेत्र का स्वामी हो जाता है, जनपद का स्वामी हो जाता है। तो ये दूसरा बड़ा फैक्ट था। तीसरा बड़ा फैक्ट था कि जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कमज़ोर हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। और ये राजनीतिक संस्थाएं ऋग्वेद के काल में हम क्या देखते हैं कि वो राजा को नियंत्रण में रखती थी। और इन संस्थाओं के पतन का परिणाम क्या हुआ कि राजा अब और शक्तिशाली हो रहा था, और अब उसके ऊपर समितियों का मतलब संस्थाओं का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं रहता था। ठीक है कि राजा अभी निरंकुश नहीं हो पाया था, राजा पूर्ण निरंकुश नहीं हो पाया था, परंतु उसमें एक नवीन सिद्धांत आ जाने के साथ, जब उसमें आ गया दैवी सिद्धांत की परिकल्पना आ गई, जो ऐतरेय ब्राह्मण देता है, राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत जो दे देता है, उससे यह स्पष्ट होने लगता है कि राजा अब पृथ्वी पर अपने में दैवी शक्तियों का समावेश करते हुए दिखलाई पड़ता है। तो ये बड़े फैक्ट थे, और इन बड़े परिवर्तनों ने, इन इफेक्टों ने राजनीतिक जीवन को पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल बदल दिया था। और इन बदलाव के साथ में हम क्या देखते हैं कि जब इनको हम इस युग की राजनीतिक स्थिति को जानना चाहें तो उसको हमें एक सीमा निर्धारित करनी होती है। और सीमा क्या है, हमारे अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा, वो क्या है कि उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक इकाई अर्थात राज्य के निर्धारण की सबसे पहली कड़ी क्या थी, राज्य या जनपद का निर्धारण कैसे हो रहा था, उसकी राजनीतिक इकाइयाँ क्या थी। तो ये हमारे अध्ययन का सर्वप्रमुख पक्ष होगा। फिर इस राजनीतिक इकाई के आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राजा, फिर हमारा अध्ययन राजा पर केंद्रित होगा। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजा का चयन होता कैसे था, क्या वह निर्वाचित था अथवा वंशानुगत था। फिर राजा के विषय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसमें पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कितनी शक्तियाँ समाहित हो गई थी। और इसके बाद में हम नवीन
परिकल्पना के अंतर्गत यह देखेंगे कि राजनीतिक जीवन जो उत्तर वैदिक काल में है, राजा की कंडीशन है, उस कंडीशन में हम यह देखेंगे कि वह किन किन विरुद्धों को धारण करता है, वह कौन कौन सी उपाधियां लेता है जिससे उसके वैभव का प्रदर्शन हो सके। तो राजा को हम देखेंगे। फिर राजा को देखने के बाद में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक संचालन था, उस संचालन में राजा तो सर्वोपरि था, तो राजा को सपोर्ट करने वाले पदाधिकारी क्या कहलाते थे? पदाधिकारी। ये पदाधिकारी राजा को कितना सपोर्ट करते थे जिससे कि संचालन, प्रशासनिक संचालन सुव्यवस्थित ढंग से चलता रह सके। पदाधिकारियों के बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो ऋग्वेद के काल में संस्थाएं थी, क्या वे संस्थाएं यहाँ भी थी, और थी तो कौन कौन सी थी, और उनकी वैल्यूएशन अब क्या रह गई थी, उनका मूल्य अब कितना रह गया था। तो पदाधिकारियों के बाद में हम जानने का प्रयास करेंगे संस्थाएं। इस युग में संस्थाएं कहाँ तक कारगर साबित हो रही थी, और इन संस्थाओं के साथ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस काल की न्याय व्यवस्था अब कैसी थी। न्याय व्यवस्था के साथ हम राज्य संचालन के लिए महत्वपूर्ण उसका कोष होता है। तो उत्तर वैदिक काल में उस कोष को कहाँ से भरा जा रहा था? कोई भी शासन व्यवस्था हो, उसका कोष उसके टैक्स पर निर्भर करता है। तो टैक्स की कंडीशन, टैक्सेशन लेटर वैदिक एज में क्या था, लेटर वैदिक एज के टैक्सेशन के विषय में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कर व्यवस्था, तो ये हमारा वह पक्ष होगा जिसके माध्यम से हम इस युग की राजनीतिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो राजनीतिक इकाइयों पर हम आते हैं, और राजनीतिक इकाइयों के विषय में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में जो राजनीतिक इकाइयाँ थी, वही राजनीतिक इकाइयाँ हमें लगभग उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई देती हैं। सिर्फ उनमें एक और वृद्धि होती है, राजनीतिक इकाइयों में एक नवीन वृद्धि होती है। जहाँ ऋग्वेद के काल में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में हमें राजनीति की सबसे छोटी इकाई परिवार दिखती है, परिवार मिलती है। परिवार के ऊपर कई परिवारों को मिलाकर कुल का निर्माण होता था, कुल, और कई कुलों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था, ग्राम, और कई ग्रामों को मिलाकर विष का निर्माण होता था, विष, और कई विषों को मिलाकर निर्माण होता था जन का। ये इतनी राजनैतिक इकाइयां हमको ऋग्वेद के काल में दिखलाई पड़ती हैं। तो ऋग्वेद के काल में हम देखते हैं कि परिवार सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी और जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में हम जो देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जनों से ऊपर भी एक राजनीतिक इकाई आ रही थी, और वह थी जनपद, जो कई जनों को मिलाकर जनपदों का निर्माण हो रहा था। यहाँ हमको यह भी जान लेना है कि परिवार का जो मुखिया होता था उसे गृहपति कहा जा रहा था, और गृहपति ही ऋग्वेद के काल में भी कहा गया। कुल के मुखिया को कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का मुखिया विषपति, जन का मुखिया जनस्य गोपा या गोपति कहा गया।
गोपति, इसको इस प्रकार के नामों से अलंकृत किया जा रहा था। परंतु जनपद का जब निर्माण होता है तो हम क्या देखते हैं कि अब वह जनस्य गोपा नहीं रहा, वह सिर्फ लोगों और गायों का शासक नहीं था, वह सिर्फ अब यह उपाधि उसके लिए सीमित हो रही थी, क्योंकि आइडियोलॉजी बदल चुकी थी, विचारधाराएं बदल रही थी, जिनके चलते अब जनपद जो था वो राजन, राजा, भूपति आदि उपाधियां इसको दी जा रही थी। तो हम यह देखते हैं कि राजनीतिक इकाइयों में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई उत्तर वैदिक काल में जनपद और सबसे छोटी इकाई परिवार दिखाई देती है। तो उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में, राजनीतिक इकाइयों में हम क्या देखते हैं कि परिवार सबसे छोटी राजनीतिक इकाई, और कई परिवारों से कुल, कई कुलों से ग्राम, और कई ग्रामों से विश्व, और कई विश्वों को मिलाकर जनों का निर्माण हो रहा था। और कई जन, ये जन भी आपस में मिलकर जनपदों के रूप में मुखरित हो रहे थे। इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण जनपद हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। जैसे हमको कुरु, पांचाल, कैके जैसे जनपदों का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। इन जनपदों का निर्माण छोटे छोटे जनों को मिलाकर ही हो रहा था। और इन जनों में हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आपको इन चीज़ों को जान लेना होगा कि इन जनपदों में आखिर इम्पोर्टेंस क्या था, इम्पोर्टेंट क्या था। उनसे भी कई प्रश्न बनते हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जनपदों में हम क्या देखते हैं कि जनपदों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो जनपद निर्माण प्रक्रिया, जनपद निर्माण प्रक्रिया क्या थी? जनपद निर्माण प्रक्रिया थी कि जन प्लस जन इज इक्वल टू जनपद, जनपद बन रहे थे। इन जनपदों में कुछ महत्वपूर्ण जनपदों को हम जान पाते हैं। और उन महत्वपूर्ण जनपदों में हम क्या देखते हैं, इन जनपदों में हमको कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाई देते हैं। जैसे पुरुजन प्लस भरत मिलकर जो जनपद बना रहा था, बराबर कुरु जनपद बना, कुरु जनपद। इसका आज भौगोलिक क्षेत्र यदि हम जाने तो आज इसका भौगोलिक क्षेत्र जो कुरु जनपद को आज हम यदि उसका समीकरण बैठाते हैं तो हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कुरु जनपद के लिए माना जाता है। हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। वहीं एक और जनपद हमको मिलता है, कुरु के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जनपद हमको तुर्वस और क्रीवी के मिलकर बने हुए दिखाई देता है। तुर्वस प्लस क्रीवी जन मिलकर एक नवीन जनपद बनाते हैं और यह जनपद कहलाता है पांचाल। ऐसे ही ये जन ऐसा नहीं था कि ये आर्य जन ही थे, वहाँ अनार्य लोग भी रहते थे और उनके भी जन निर्मित हो चुके थे। अनार्य भी अनार्यों से लड़ रहे थे, आर्य भी अनार्यों से लड़ रहे थे, आर्य और आर्य भी लड़ रहे थे। तो अर्थात यह लड़ाइयाँ अब विस्तार की लिप्सा जब उनके मन में आ गई, साम्राज्य विस्तार की लिप्सा, राज्य विस्तार की लिप्साएँ उत्तरोत्तर इन शासकों के मन में प्रस्फुटित हो रही थी। और यह राज्य विस्तार की लिप्सा उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति की महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही अनार्य भी लड़ रहे थे। वैसे ही एक अनार्य और अनार्य लड़े तो एक नवीन जनपद बना और वह था शिवी और भलानस। शिवी प्लस भलानस जन, ये दोनों जन भी लड़े, दोनों ही अनार्य जन थे।
ये आर्य नहीं थे। तो शिवी और भलानस भी लड़े। शिवी और भलानस की यदि हम का समीकरण हम बैठाएं तो हम पाते हैं कि ये व्यास नदी का तटीय क्षेत्र था। आज के व्यास नदी का तटीय क्षेत्र ही यह पूरा भौगोलिक एरिया था। और इन दोनों के आपस में मर्ज हो जाने से, मिल जाने से जो नवीन जनपद बना, वह जनपद बना कैकेय जनपद, कैकेय। तो हम देखते हैं कि पूर्व और भारत, ये दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र था। पांचाल को हम देखते हैं तो ये बदायूं, फर्रुखाबाद और बरेली का क्षेत्र था। और यही हम कैकेय की भौगोलिक सिचुएशन को जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि ये व्यास नदी का तटीय क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ की महत्वपूर्ण बातों को यदि हम जानें तो हम देखते हैं कि कुरु की राजधानी जो थी वो प्रारंभ में सांदीवत थी। प्रारंभ में वो सांदीवत और आगे चलकर वह हस्तिनापुर हुई। हस्तिनापुर हुई। और यहाँ कुरुओं ने जो शासन शुरू किया, कुरुओं के शासन में हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हमको वहाँ का शासक कौन मिलता है प्रमुख शासक जो मिलता है वो परीक्षित है। परीक्षित कौन था? परीक्षित महाभारत की कथा का यदि आप अध्ययन करें तो महाभारत की कथा में मूलतः एक परिवार की घटना है, ये आप जानते ही हैं। और एक परिवार की घटना में एक तरफ 5 भाइयों का परिवार था जिसे पांडव कहा गया, और पांडवों में एक महत्वपूर्ण धनुर्धर था जिसे हम धनंजय या अर्जुन के नाम से जानते हैं। और अर्जुन का एक पुत्र था जिसे हम अभिमन्यु के रूप में पाते हैं। और वह अभिमन्यु जो भगवान कृष्ण की बहन का पुत्र था, अर्थात भगवान कृष्ण का भांजा भी था। अपने समय के योद्धाओं में वह भी एक महत्वपूर्ण नवयुवक हुआ नहीं था, नव बालक आप कह सकते हैं कि वह भी युवा हो ही रहा था। और महत्वपूर्ण योद्धाओं में वह अपना स्थान रखने लगा था। और चक्रव्यूह के युद्ध में, महाभारत की घटना में चक्रव्यूह की जब रचना की गई, उसी चक्रव्यूह की रचना में उस योद्धा को आर्यावर्त के बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर धोखे से मारा था। और वही अभिमन्यु जिसका विवाह उत्तरा नामक राजकुमारी से हुआ था, अभिमन्यु की मृत्यु के समय उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था वही शिशु परीक्षित था। तो यह परीक्षित महाभारत के बाद हस्तिनापुर का शासक होता है। यह वही परीक्षित है। चूँकि हम यह भी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल का काल ड्यूरेशन क्या है, तो वो 1000 BC से 600 BC के बीच माना जाता है। और महाभारत हम जो इतिहासकार जिस पर अपनी ज़्यादातर सहमति लोगों की बन पाती है, वह घटना है 950 BC महाभारत के युद्ध की घटना मानी जाती है। तो 950 BC इसी काल ड्यूरेशन में आकर फिट होती है। तो महाभारत की घटना के बाद ही हम देखते हैं कि हस्तिनापुर पर जो शासन करता है वो शासक कौन है? वो परीक्षित है, जो उत्तर वैदिक कालीन पूर्व और भारत के मिल
के मिल जाने के बाद जिस जनपद का निर्माण हुआ वह जनपद कुरु कहलाया। और इस कुरु जनपद की 2 राजधानियाँ थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी सांदीवत थी और बाद में इसकी राजधानी हस्तिनापुर हुई। और इस हस्तिनापुर का शासक हमको उत्तर वैदिक साहित्य में जो मिलता है वो परीक्षित मिलता है। यह महत्वपूर्ण शासक था। इसी को अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता भी कहा गया है। परीक्षित के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर हम जन्मेजय को पाते हैं। जन्मेजय के बाद, चूंकि जन्मेजय के जीवन की घटनाओं में यह आपको जानना होगा कि इस परीक्षित एक श्राप के चलते इसे सर्प ने डसा था और सर्प के डसने के कारण परीक्षित की मृत्यु हुई थी। और सर्प ने जब परीक्षित को डसा तो जन्मेजय सर्पों का विद्रोही हो उठा था। इसीलिए जन्मेजय के जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसने 2 महत्वपूर्ण यज्ञ किए थे, यज्ञ, और उन यज्ञों में एक सर्प यज्ञ भी था, सर्प यज्ञ, और दूसरा उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये महत्वपूर्ण था। फिर जन्मेजय के बाद में हम क्या देखते हैं कि हस्तिनापुर की गद्दी पर निचक्षु शासक हुआ। निचक्षु के समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वह घटना थी कि भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण हस्तिनापुर नष्ट हो गया और निचक्षु ने राजधानी को ट्रांसफ़र किया। और राजधानी अब कहाँ गई? राजधानी कौशाम्बी गई। राजधानी कौशाम्बी इसने निर्धारित की। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। सबसे मूल विषय बात यह है कि छांदोग्य उपनिषद कुरु के विषय में कुछ बात कहता है जिस पर आपके प्रश्न बनते हैं। छांदोग्य उपनिषद से पता चलता है कि कुरु में छांदोग्य उपनिषद कुरु में कभी अकाल नहीं पड़ता था। दूसरी बात क्या देता है कि कुरु कभी भी टिड्डियों से आक्रांत नहीं हुआ। टिड्डी एक कीट होता है जो कृषि को नष्ट कर देता है, फसलों को बर्बाद कर देता है। और ऐसी स्थिति में कृषकों के समक्ष एक विचित्र किस्म का, एक अलग प्रकार का दुकाल की स्थिति का संकट खड़ा हो जाता है। तो 2 बातें छांदोग्य उपनिषद से मिलती हैं कि कभी अकाल नहीं पड़ता था कुरु में और कभी टिड्डियों का आक्रमण नहीं हुआ। ये 2 बड़ी बातें थी। छांदोग्य उपनिषद एक बात जब कहता है कि टिड्डियों का यहाँ कभी आक्रमण नहीं हुआ तो इससे एक सेंस निकलता है, एक निष्कर्ष आता है। संभवतः उस युग में कीटों का भयंकर प्रभाव कृषि के ऊपर पड़ा करता रहा होगा, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो 2 बड़ी बातें छांदोग्य उपनिषद, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कोटेशन महत्वपूर्ण है कि कुरु में कभी अकाल नहीं पड़ता था का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 1-2 उपनिषद दे देगा, 1-2 वेद दे देगा या कोई ब्राह्मण ग्रंथ दे देगा, वह पेपर सेटर अपने ऑप्शनों को ले जाके इकट्ठा कर लेगा। तो आपको यह जानते रहना होगा कि छांदोग्य उपनिषद वह साक्ष्य है, स्रोत है जो बताता है कि कुरु में कभी अकाल नहीं पड़ता था और कभी कुरु टिड्डियों के आक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ। दूसरी बात, हम पांचाल पे चलते हैं तो पांचाल में हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल से ही पांचाल 2 धुरों में बटा हुआ था और उन धुरों में हम क्या देखते हैं कि पांचाल की राजधानी क्या थी? राजधानी, तो इसकी राजधानी अहिछत्र
अहिछत्र और काम्पिल्य थी। काम्पिल्य थी। तो राजधानी के विषय में पांचाल, चूँकि उत्तर वैदिक काल से स्पष्ट हो जाता है कि पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, काम्पिल्य और दक्षिणी की अहिछत्र थी। तो यहाँ पर पांचाल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख शासकों में हमको प्रमुख शासक कौन मिलते हैं? तो प्रमुख शासक मिलता है, प्रमुख शासक प्रवाहण जाबाल मिलते हैं। प्रवाहण जाबाल के रूप में प्रमुख शासक हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। प्रवाहण जाबाल के समय में, इन्हीं के समय में पांचाल विस्तार करता है। इन्हीं के समय में विस्तार होता है, विस्तार, और विस्तार करते करते वह कहाँ तक चला जाता है विस्तार उसका? वरुणा और असी की सीमा तक चला जाता है। और इस वरुणा और असी से क्या होता है कि एक नवीन राज्य वो निर्धारित बनाया जाता है और वह राज्य काशी कहलाता है। काशी, और काशी का जो प्रमुख शासक था, जो ख्याति लब्ध था, ख्याति प्राप्त था, सर्वत्र जाना जाता था, वह शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु उत्तर वैदिक कालीन विद्वान शासकों में अपना स्थान रखता है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण शासकों में वह अपना स्थान रखता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सीवी और भलानस जैसे दो अनार्य कबीले मिलकर जिस जनपद का निर्माण करते हैं वह जनपद कैके कहलाता है। कैके में एक महत्वपूर्ण सर्वप्रमुख शासक मिलते हैं और वो शासक हैं अश्वपति। अश्वपति एक बड़े दार्शनिक थे, अपने समय के बड़े दार्शनिक थे। अश्वपति के यहाँ विद्वान आया जाया करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रवाहण जाबाल, पांचाल के शासक प्रवाहण जाबाल भी अश्वपति के यहाँ पंचाग्नि और वैश्वानर अग्नि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। कैके के विषय में कहा जाता है, कैके के विषय में कहा जाता है कि यहाँ कभी चोरी नहीं होती थी, कभी चोरी नहीं होती थी, होती थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि किस जनपद के लिए कहा जाता है कि वहाँ कभी चोरी नहीं होती थी, तो वह जनपद था कैके। और दूसरी बात कही जाती है कि कैके जनपद में कोई भी व्यक्ति कोई मदिरापान नहीं करता था, अर्थात शराब के सेवन पर वहाँ पाबंदी थी, बैन थी। तो ये जनपदों की बातें हैं। जनपद निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है तो हम देखते हैं कि उस समय जनपद जो थे वो जनों को मिलाकर बनाए गए थे। तो इस तरह से ये जनपदों के निर्माण की प्रक्रिया में हम देख पाते हैं कि जनपदों का निर्माण कैसे होता था। और जनपद का जो शासक होता था वह राजन, राजा, भूपति आदि उपाधियों से जाना जाता था। राजनीतिक इकाई में परिवार सबसे छोटी इकाई थी और जनपद सबसे बड़ी इकाई थी। तो इसके साथ ही अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि इन जनपदों के बाद, इन राजनीतिक इकाइयों के बाद हम राजा के पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो शासक था, उत्तर वैदिक काल में राजा अब लोगों या कबीलों का शासक नहीं रह गया था, अब वह भूमि का शासक हो गया था। तो राजा के विषय में दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि उसका चयन कैसे हुआ, उसका चयन, शक्तियाँ और उसकी उपाधियाँ क्या थी।
चयन के विषय में सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण पहला ग्रंथ है, साक्ष्य है, जो राजा के दैवी सिद्धांत का पोषक है। दैवी सिद्धांत की बात करता है। दैवी सिद्धांत के विषय में कहा जाता है कि राजा का प्रारंभ में ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथा मिलती है, और वह कथा है कि एक बार देवताओं और दानवों में संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में देवता पराजित हुए और दानवों की विजय हुई। पराजय के बाद सारे देवगण एक जगह बैठे, और बैठने के बाद में वो अपनी पराजय के कारणों की समीक्षा करने लगे। और उस पराजय के कारणों की समीक्षा में जो निष्कर्ष निकला, वह निष्कर्ष था कि देवताओं का कोई राजा नहीं था, और राजा के न होने के कारण उनकी पराजय हुई थी। तो इस निष्कर्ष के बाद देवताओं ने आपसी सहमति बैठाकर इंद्र को अपना राजा चुना। इंद्र को जब राजा चुना तो चयन के बाद में फिर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में दूसरी बार जो युद्ध हुआ उसमें देवताओं की विजय हुई और दानव पराजित हुए। तो ऐतरेय ब्राह्मण की यह कथा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलने वाली यह कथा से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में राजा का चुनाव होता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव होता था, और चुनाव में संपूर्ण कबीले या जन के लोग उसमें भागीदारी लेते थे। परंतु प्रारंभ के बाद आगे चलकर राजा का चयन विशेष लोगों की समिति करने लगी। विशेष लोगों की समिति करने लगी, विशेष समितियों के माध्यम से किया जाने लगा। विशेष समितियों द्वारा किया जाने लगा, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते अब औपचारिकता मात्र रह गई थी, और कालांतर में राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो इस प्रकार राजा के चयन की प्रक्रिया हम देखते हैं कि प्रारंभ में जन के लोगों द्वारा, फिर आगे चलकर विशेष समितियों के द्वारा उसका चयन, और उस समय तक, समितियों के काल तक जब राजा का चयन समितियां कर रही होती हैं, तब तक हम क्या देखते हैं कि कुछ विशेष लोग ही उनका चयन करते थे। अर्थात राजा अब जो औपचारिकता मात्र रह गई थी, राजा अब वंशानुगत आ रहा था, परंतु एक राजा के जैसे कई पुत्र हैं, उन पुत्रों में चयन होना था। और इसके बाद कालांतर में अब वह वंशानुगत हो गया कि जो हुआ उसी का ज्येष्ठ पुत्र। क्योंकि जब हम इसी के पदाधिकारियों में जाते हैं, उत्तर वैदिक काल के पदाधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पदाधिकारियों में हम क्या देखते हैं कि एक पद आता है, रत्निनों में एक पद मिलता है, युवराज। जो भविष्य का राजा होता था वह राजा का ही ज्येष्ठ पुत्र होता था। तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि राजा का चयन इन्हीं माध्यमों से हो रहा था। शक्तियों के विषय में जब हम ध्यान अपना केंद्रित करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यह वह समय आ गया था, यह एक ऐसा समय आ गया था जब कबीलाई ढांचा टूट रहा था। जीवन में लोहे की धातु ने प्रवेश किया, युद्धास्त्रों का प्रयोग होने लगा, और युद्ध संचालन की प्रवृत्ति राजाओं में बढ़ रही थी, और उस प्रवृत्ति ने कबीलाई संगठन के ढांचे को तोड़ दिया। और अब राजा
कबीले के साथ साथ लोगों के साथ साथ भूमि पर भी अपना क्षेत्राधिकार करने लगा, अर्थात वह क्षेत्र का पर भी अपना अधिकार स्थापित करने लगा। और इस अधिकार स्थापित की प्रक्रिया में हम जो देखते हैं कि राजा की शक्तियाँ उभर रही थी। आगे चलकर जब राजनीतिक संस्थाएं दुर्बल पड़ने लगी तो यह शासक अपने आप को और मजबूत स्थिति में प्रस्तुत करने लगा। तो यहाँ पर आते आते राजा की अवधारणा, राज्य की संकल्पनाएं राजा की शक्तियों के आगे झुकना शुरू हो रही थी, लेकिन वह उसकी इनिशियल स्टेज थी, प्रारंभिक स्थिति थी। प्रारंभिक दौर में वह यह सब कुछ घट रहा था। तो इसी प्रक्रिया में जब राजा शक्ति संपन्न हो रहा था तो राजा को अदंडेय कह दिया गया। राजा इस समय तक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदंडेय हो गया। अदंडेय अर्थात वह स्वयं दंड से परे था, दंड से परे हो गया। दंड से परे होने का मूल अर्थ यही था कि वह शक्ति संपन्न हो रहा था। अब वह नियंत्रण में नहीं रह सकता था। ठीक है, कुछ विशेष अवसरों पर वह सभा की सहमति ले लेता था, लेकिन वह भी अब मात्र औपचारिकता रह जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में राजा की शक्तियाँ बढ़ रही थी। राजा की शक्तियों के बढ़ने से राजा अपने आप को और भी मजबूती से सामने प्रस्तुत कर रहा था। और इसी मजबूती में हम क्या देखते हैं कि वह विविध प्रकार की उपाधियां धारण कर रहा था। वह कई प्रकार की उपाधियों से अपने आप को अलंकृत कर रहा था। उन उपाधियों के विषय में जो साक्ष्य हमारे समक्ष आते हैं तो वो उपाधियां क्या हैं, इस पर हम उपाधियां, राजा की उपाधियां, राजा अपनी शक्ति को जब स्थापित कर रहा था क्षेत्र पर, भूमि पर, लोगों पर, तो उसी समय में वह विभिन्न प्रकार की उपाधियां भी धारण कर रहा था। और विभिन्न उपाधियों के साथ साथ वह भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों को भी कर रहा था। तो यह उपाधियां किस क्षेत्र में रही, किन किन नामों से जानी गई, यह हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था, उस भौगोलिक विस्तार में हम देखते हैं कि पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था, उत्तर में क्या था और दक्षिण में क्या था। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और यह जो सर्कल था, यह जो एरिया था, इसको हम मध्य देश कहते हैं। यह मध्य देश था। मध्य के क्षेत्र में शासन करने वाला शासक राजा कहलाता था। राजा पूर्व की ओर, पूर्व की दिशा में, पूर्व की ओर जो शासन कर रहा था वह शासक, पूर्व में शासन करने वाला शासक सम्राट कहला रहा था, सम्राट कहा जाता था। और पश्चिम में जो शासन कर रहा होता था शासक, उसको इस भौगोलिक क्षेत्र में स्वराट के नाम से जाना जाता था। स्वराट। उत्तर में जो उत्तर की ओर जो शासक होता था, जो राजा होता था, वह उत्तर में विराट के नाम से जाना जाता था। उत्तर में उसकी उपाधि विराट थी। उसकी उपाधि विराट थी। वो उत्तर में जो शासक शासन करता था उसकी उपाधि विराट थी। और दक्षिण की दिशा में शासन करने वाले शासकों की उपाधियां जो थी वह भोज थी। भोज। मध्य देश का राजा, मध्य देश में शासन करने वाला राजा जो यज्ञ करता था वह राजसु यज्ञ कहलाता था। राजसु यज्ञ। मध्य देश का राजा राजसु यज्ञ करता था। पूर्व का शासक, पूर्व में जो शासन करता था, जो सम्राट कहलाता था, सम्राट जो यज्ञ करता था,
वह वाजपेय यज्ञ करता था। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ पूर्व का शासक अर्थात सम्राट करता था। मध्य का शासक अर्थात राजा राजसू यज्ञ करता था। विराट जो था, उत्तर का शासक विराट पुरुषमेध यज्ञ करता था। वह पुरुषमेध यज्ञ करता था। ये शासक, अलग अलग दिशाओं के शासक अलग अलग यज्ञों का संपादन करते थे। पश्चिम में शासन करने वाला शासक जो स्वराट की उपाधि धारण करता था, वह अश्वमेध यज्ञ का संपादन करता था। अश्वमेध यज्ञ, वह अश्वमेध यज्ञ करता था। और जो भोज था वह सर्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। यह भोज जो था यह सर्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। राजसू यज्ञ के अंतर्गत क्या होता था, इस पर कई साल प्रश्न बन चुके हैं। राजसू यज्ञ किस दिशा का शासक करता था, तो वह मध्य का शासक करता था। और वाजपेय यज्ञ पूर्व दिशा में सम्राट के द्वारा किया जाता था। पुरुषमेध उत्तर दिशा के विराट के द्वारा किया जाता था। भोज के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ सर्वमेध यज्ञ था। और स्वराट के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता था। तो जो राजसू यज्ञ होता था, राजसू यज्ञ में क्या होता था कि जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, तभी इसी यज्ञ के अवसर पर वह अभिषेक होता था। यह यज्ञ संपन्न प्रारंभ होता था और राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। राजा के राज्याभिषेक में राजा को 17 प्रकार जलों से उसका अभिषेक किया जाता था। और अभिषेक किया जाता था 17 प्रकार के जलों से। और अभिषेक के बाद राजा निर्वाचित होता था। इस यज्ञ का आयोजन 2 दिनों तक चलता था। इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद में राजा इस यज्ञ को संपन्न कराने वाले पुरोहित को 24,000 गायों की दक्षिणा भी प्रदान करता था। तो ये राजसू यज्ञ से जुड़ी हुई बात थी। वाजपेय यज्ञ क्या था, तो वाजपेय यज्ञ को हम यह कह सकते हैं कि यह रथ दौड़ था। यही यज्ञ, इसी में क्या होता था, रथ दौड़ इसमें संपन्न किया जाता था। और रथ दौड़ के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि रथ दौड़ में राजा का रथ आगे और उसके पीछे अन्य लोगों का रथ होता था। सभी रथों के आगे राजा का होता था। और यह आयोजन अर्थात यह यज्ञ, वाजपेय यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। 17 दिन तक आयोजित होता था। अश्वमेध यज्ञ के विषय में हम जानते हैं कि इसमें एक अश्व यज्ञ के अनुष्ठान के दौरान छोड़ा जाता था। इस यज्ञ का मूल उद्देश्य जो था वो था साम्राज्य विस्तार इसका मूल उद्देश्य था। तो इस तरह से इस विभिन्न दिशाओं में शासकों ने अपनी विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण कर रखी थी। और इन यज्ञों का प्रचलन भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में या भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग ही होता था। तो ये राजा के विषय में ये बातें हो जाती हैं। फिर इसके बाद में राजनीतिक कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक जीवन में हमको जो दिखाई देता है कि राजा को सपोर्ट करने वाले उसके पदाधिकारी क्या थे। तो राजा के पदाधिकारियों में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के पदाधिकारी थे। एक को कहा जाता था रत्निन और दूसरे थे अन्य पदाधिकारी, जिसमें अन्य पदाधिकारियों में हम क्या देखते हैं कि इसमें 3 महत्वपूर्ण हैं। एक स्थपति और तक्षक और
कंचुक ये महत्वपूर्ण अन्य पदाधिकारी रहे। रत्निन के विषय में जब हम देखते हैं तो रत्निनों की संख्या कितनी है? 12। रत्निनों की संख्या कितनी मिलती है? तो रत्निनों की संख्या कुल 12 मिलती है। ये रत्निन जो होते थे ये कुलीन वर्ग के थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे। ये कान में रत्न धारण करते थे, ये कान में रत्न धारण करते थे और यही कारण था कि इनको रत्निन कहा गया, क्योंकि ये कान में रत्न पहने हुए होते थे जिसकी वजह से इनको रत्निन कहा गया। और तीसरी, ये राज्य संचालन के महत्वपूर्ण अधिकारी थे, महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। रत्निनों में ये 12 रत्निन कौन कौन से थे? ये 12 रत्निन की संख्या में कौन कौन से थे? तो इसमें राज परिवार के भी लोग रहते थे। राजा के अतिरिक्त राज परिवार के 2 लोग इन रत्निनों की सूचियों में, रत्निनों की संख्या में अपना स्थान बनाए हुए थे। उसमें एक युवराज और दूसरा महिषी, जो राजा की प्रिय पटरानी हुआ करती थी। तो रत्निनों की संख्या जो है वो 12 है, 12 बताई गई है। तो 12 में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक पुरोहित, पहला है सेनानी। जबकि ऋग्वेद के काल में हम देखते हैं कि राजा के पदाधिकारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था वह था पुरोहित, परंतु उत्तर वैदिक काल में हमको एक चेंजेस यहाँ यह भी दिखाई देता है कि पुरोहित का स्थान दूसरा हो गया था, पुरोहित, और सेनानी पहले स्तर पर चला गया था। क्यों चला गया था, यह एक प्रश्न खड़ा होता है। तो इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि यह वह काल था जब क्षेत्र विस्तार किया जा रहा था और क्षेत्र विस्तार के लिए कबीलाई संगठनों की ढांचा को तोड़ा जा रहा था और उस ढांचे को तोड़ने के लिए युद्ध हो रहे थे। और युद्ध में यह सेना का संचालन करता था। आम समय में भी यह सेना का संचालन करता था। तो सेना और युद्ध उस कालखंड में महत्वपूर्ण था और इसलिए सेनानी पुरोहित से ऊपर जा पहुंचा था और राजा के लिए अब पुरोहित से अधिक मूल्यवान सेनानी था। तो सेनानी, पुरोहित, युवराज, राजमहिषी, महिषी ये महत्वपूर्ण थे। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर था सूत, 6वें नंबर पर ग्रामणी, छत्ता, 6वें नंबर पर ग्रामणी, 7वें नंबर पर छत्ता, 8वें नंबर पर संग्रहिता, 9वें नंबर पर सेनानी क्या था? यह युद्ध और सेना का सेनापति था। पुरोहित राजा का धार्मिक गुरु था। वह राजा के धार्मिक अनुष्ठान में सहयोग करता था। राजा के युद्ध में जाने पर वह युद्ध विजय की कामना करता था, अर्थात राजा का मित्र भी हम उसको कह सकते हैं, सेनानी था। युवराज क्या था? तो युवराज आने वाले समय में राज्य का भावी शासक था। महिषी कौन थी? तो महिषी राजा की प्रिय पटरानी थी। सूत कौन था? तो सूत राजा का रथ चलाने वाला रथकार था। ग्रामीणी कौन था? तो यह गांव का मुखिया था। ग्रामीणी, वैसे तो हमने बताया कि राजनीतिक इकाई में ही कि कई कुलों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था। तो कई ग्रामों के निर्माण से फिर विश्व का निर्माण होता था। तो यहाँ कई ग्रामों से हर ग्राम में ग्रामीणी का पद था।
तो उन्हीं पूरे राज्य में जितने भी ग्रामीणी थे, कोई एक ग्रामीणी नहीं था, बहुत से ग्रामीणी उस समय थे। तो उन ग्रामीणियों के बीच से एक योग्य ग्रामीणी को निकाला जाता था और उसको लाकर राज संस्था में स्थापित कर लिया जाता था, जो रत्निनों में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता था। तो ग्रामीणों का प्रतिनिधि के रूप में वह राजा के रत्निनों में अपना स्थान बनाए हुए था। तो यह ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। और छत्ता जो था यह द्वारपाल था। यह राजा के राजमहल में रहने वाला, राजा की हमेशा सुरक्षा को देखने वाला यह द्वारपाल था। तो ग्रामीणी छत्ता अर्थात इसको हम प्रहरी भी कह सकते हैं, प्रहरी या द्वारपाल था छत्ता। संग्रहिता कौन था? तो संग्रहिता कोषाध्यक्ष था, वो फाइनेंस मिनिस्टर उसको आप कह सकते हैं, वो वित्त मंत्री था, वह कोष का अध्यक्ष था, तो वह कोषाध्यक्ष था। 9वें नंबर पर जो बात आती है वह आती है भागदूध। अक्षवाप, पालागल और 12वां था गोविकर्तन। भागदूध कौन था? भागदूध कर संग्रह करने वाला था। यह कर संग्रह करने वाला था, अर्थात वह कर संग्राहक था। टैक्स को वसूल कर यही लाता था, टैक्स को वसूलने की जिम्मेदारी इसी पर थी। अक्षवाप वह राजमहल में रहते हुए राजा के द्यूत क्रीड़ा का सहयोगी था। जब राजा पासे का खेल खेलता था तो राजा के पासे के खेल में जो सपोर्ट करने वाला होता था वो यही था भागदूध। अक्षवाप। पालागल के विषय में जाना जाता है कि यह राजा का मित्र था। पालागल राजा का मित्र था, अर्थात विदूषक का पूर्वज था। कहीं कहीं इसको वन का अधिकारी भी कहा गया है। इसी पालागल को वन का अधिकारी भी कहा गया है। पालागल के साथ गोविकर्तन क्या था? गोविकर्तन शिकार के समय में जब राजा शिकार पर जाता था तो राजा को शिकार के समय में यह अधिकारी उसका सहयोग करता था, अर्थात वह शिकार के समय राजा का सहायक हुआ करता था, गोविकर्तन। तो इस तरह से यहाँ हम अन्य पदाधिकारियों में देखते हैं। तो स्थपति क्या था? तो स्थपति मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश होता था, जो राजा के साथ न्याय के कार्यों में राजा का सहयोग करता था। तक्षक बढ़ई और कंचुक जो था, तक्षक बढ़ई था। और कंचुक के विषय में कंचुक के लिए छत्र शब्द आया है। छत्र के लिए छत्र ही कंचुक था। तो इन अन्य पदाधिकारियों के साथ ये रत्निनों में ये महत्वपूर्ण रत्निन रहे हैं। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्ता, संग्रहिता, भागदूध, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्तन, ये 12 रत्निनों की चर्चा हमको उस युग में मिलती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सूत और ग्रामीणी को कृत कहा गया है। कृत अर्थात वह राजा बनाने वाला कहा गया है। सूत और ग्रामीणी को कृत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है राजा बनाने वाला। राजा का एक नाम हम इस युग में विषमत्ता भी पाते हैं। विषमत्ता अर्थात वैश्यों से विषमत्ता पड़ा, उसका एक नाम पड़ा क्योंकि वह वैश्यों से टैक्स वसूल करता था।
से कर वसूल करता था, वसूल करता था। तो ये एक नाम राजा का विषमत्ता भी हमको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि पदाधिकारियों में रत्निन और अन्य पदाधिकारी रत्निनों में 12 की चर्चा आती है और ये 12 रत्नियों की सूची यहाँ पर हम देख पाते हैं। फिर इसके बाद में उत्तर वैदिक काल के विषय में हम जब आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक स्थिति को और भी कुलीन देखने का प्रयास करते हैं, तो हम पहुंचते हैं संस्थाओं के विषय में जानने के लिए। तो संस्थाओं में हम क्या देखते हैं कि एक बड़ा बदलाव हमें दिखाई देता है। बड़ा बदलाव में क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में जो 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जिसमें विदत, समिति, सभा और गण की चर्चा मिलती है, तो उसमें विदत और गण उत्तर वैदिक काल में हमको नहीं मिलते हैं। समिति और सभा 2 की चर्चा मिलती है। तो संस्थाएं 2 ही यहाँ पर कार्य कर रही थी, सभा और समिति। सभा जो थी इसका महत्व समिति की अपेक्षा अधिक था। समिति के स्तर में हमको गिरावट दिखाई देती है। सभा जो थी वह समिति की अपेक्षा छोटी थी। यह राज संस्था थी और यह केंद्रीय संस्था हो गई थी, केंद्रीय संस्था हो गई थी, क्योंकि समिति संपूर्ण जनपद के लोगों की आवाज़ प्रस्तुत करने का एक प्रमुख केंद्र हो चुकी थी। और इसमें यह सभा राज संस्था थी, जिसमें चुने हुए लोग ही भाग लेते थे और सभा की कार्यवाही में राजा भी उपस्थित रहा करता था। सभा में जिस किसी भी विषय पर निर्णय लिया जाता था, वह निर्णय वाद विवाद के माध्यम से लिया जाता था। वाद विवाद अर्थात एक लंबी समीक्षा वार्तालाप के बाद ही किसी निर्णय पर सभा पहुंचती थी और उस वाद विवाद को उत्तर वैदिक साहित्य में नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा, उत्तर वैदिक साहित्य में जो शब्द मिलता है उस वाद विवाद के आयोजन को, तो वह शब्द मिलता है नरिष्ठा। तो नरिष्ठा के माध्यम से किसी भी निर्णय पर सभा पहुंचती थी और सभा में जो लोग होते थे वो अल्पसंख्या में थे, छोटे थे, चुने हुए लोग होते थे। और सभा की कार्यवाहियों में राजा की भी उपस्थिति मस्ट थी, राजा भी उपस्थित हुआ करता था। और राजा भी यदि कोई निर्णय लेता था तो उस निर्णय को लेने में राजा सभा से भी सलाह करता था, सभा की भी अनुमति वह ले लेता था। तो इस तरह से हम संस्थाओं में क्या देखते हैं कि सभा और समितियां काम कर रही थी। तो संस्थाओं के बाद में समिति का वह स्तर इस युग में नहीं रह गया था। समिति अपने उस जो समिति का महत्व ऋग्वेद के काल में था, अब वह नहीं रह गया था। और आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पहले से ही विदत और गण का अस्तित्व समाप्त हो गया था। और इसी काल के बाद हम सूत्र काल में इन दोनों ही समितियों का स्थान नहीं देख पाते हैं। अथर्ववेद में एक बात आती है। अथर्ववेद सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहता है। 2 पुत्रियां कहता है। यह एक संकेत है। क्या संकेत है कि इनके महत्व में कमी आ रही थी। क्योंकि जब हम सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे और उस सामाजिक जीवन के अध्ययन में अर्थात इस उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के काल में हम जब स्त्रियों की स्थिति देखते हैं तो ऋग्वेद काल की अपेक्षा उसमें हमको गिरावट मिलती है, गिरावट दर्ज की हुई दिखाई देती है। अर्थात महत्व उनको डिवैल्यूएट किया जा रहा है। इस युग में उनको डिवैल्यूएट किया जा रहा है और इसीलिए सभा और समिति को जो
की जो तुलना की जा रही है वह स्त्रियों से की जा रही है, पुत्रियों से की जा रही है। अर्थात वो एक संकेत दे रहा है अथर्ववेद कि इस समय जो पूर्व की जो उनकी इमेज थी वो अब नीचे की ओर जा रही थी, गिर रही थी। तो ये कुछ कोटेशन मिलते हैं। जैसे ये कोटेशन महत्वपूर्ण है कि अथर्ववेद क्या कहता है सभा और समिति के विषय में। वो कहता है कि ये दोनों ही प्रजापति की 2 पुत्रियां उसने कहा है, और नरिष्ठा क्या थी। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आपको जानते रहना होगा। और इसके बाद में, इस संस्थाओं के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं न्याय व्यवस्था को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो न्याय में हम क्या पाते हैं कि राजा न्याय का सर्वोपरि था। राजा के साथ स्थपति राजा को न्याय में सहयोग देता था, सहयोग प्रदान करता था, जबकि स्थपति स्वयं में मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित था। इस न्याय व्यवस्था के साथ ग्रामीण विवादों का निपटारा गांव के स्तर पर ही कर लिया जाता था। तो ग्रामीण विवादों का निपटारा वहीं पर कर लिया जाता। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत भी हम क्या देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात थी कि ब्राह्मण मृत्युदंड से परे था। इस न्याय व्यवस्था के साथ ही हम अपने अगले फैक्ट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि उस समय का टैक्सेशन क्या था। तो कर व्यवस्था क्या थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था में हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में जो कर स्वैच्छिक था, जो स्वेच्छया दिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में यह टैक्सेशन कंपलसरी कर दिया गया। अर्थात कर व्यवस्था नियमित कर दी गई और 2 प्रकार के कर, भाग और शुल्क 2 करों की चर्चा हमको उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ये 2 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। टैक्स जो थे वो 2 स्वरूपों में उनको लिया जाता था, और वो क्या था कि वो पशु और अन्न इन दोनों ही रूपों में इसका संग्रह किया जाता था। तो टैक्सेशन उत्तर पूर्व वैदिक काल में हम जहाँ देखते हैं कि वह टैक्सेशन जो स्वैच्छिक था वह उत्तर वैदिक काल में आकर कंपलसरी टैक्स के रूप में बदल गया। और इस कंपलसरी टैक्स ने, इस नियमित टैक्स ने, कर ने राजा को शक्ति प्रदान की, और अब राजा धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाओं के पकड़ से बाहर हो रहा था, और इसके ऊपर राजनीतिक संस्थाओं का जो अंकुश पूर्व वैदिक काल में था वह धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि उस युग की कर व्यवस्था भी पूर्व वैदिक युग की अपेक्षा हमको बदलाव स्वरूप लिए हुए दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार ये उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। आपको अगली कक्षा के साथ हमारी फिर मुलाकात होती है और एक नए शीर्षक उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन के साथ आपसे भेंट होती है। थैंक यू सो मच।